फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन। तो आज के इस लाइव सेशन में जो आपकी हिंदी लिटरेचर की जो बुक है कृतिका, उसके 3 चैप्टर्स हैं, उनको हम रिवाइज करने वाले हैं आज के इस लाइव सेशन में। ठीक है, कल फिर हम क्षितिज वाली बुक को रिवाइज करेंगे पूरा अच्छे से एंड व्याकरण की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर है माता का आंचल, एंड इसको हम रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर एंड देन लास्ट थर्ड चैप्टर। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर का जो लेखक है ना, लेखक है, उसके नेम आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जैसे हमने इंग्लिश में भी देखा था पोएट एंड राइटर्स के नेम याद किए थे हमने, वैसे ही हिंदी में भी जो लेखक का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो माता का आंचल ये जो पाठ है, ये जो चैप्टर है, ये शिव पूजन सहाय ने लिखा है। ठीक है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। तो बेसिकली इस चैप्टर में एक बच्चा होता है, उसकी मदर के साथ क्या रिलेशन, क्या लगाव है, वो अटैच अपनी मदर के साथ, एंड जब भी वो कोई प्रॉब्लम फेस करता है या वो डर जाता है तो अपनी मम्मी के पास भागकर चला जाता है। तो यहाँ बेसिकली इस चैप्टर में यही हाईलाइट किया गया है कि जो बच्चे हैं उसका माँ के साथ अद्भुत लगाव होता है, दे आर अटैच्ड टू देयर मदर इन अ स्पेशल वे। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इसमें ग्राम संस्कृति मतलब गांव में जो इन्वायरमेंट होता है, विलेज में जो इन्वायरमेंट होता है, कैसे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट होता है, एंड कैसे वो डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं, वो जो ग्राम संस्कृति है, विलेज का जो इन्वायरमेंट है, वो भी पूरा इस चैप्टर में दिखाया गया है। ओके, दर्शाया गया है। ओके, यस, ओके, ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ कृतिका, विच इज माता का आंचल। यस, टोटल 3 चैप्टर्स हैं इस बुक में। कोर्स ए हम करवाएंगे अपने चैनल पर। ओके, ठीक है, आगे रीड करते हैं। कथाकार का नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। देखो वो जो यहाँ पर हम कथाकार है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज तारकेश्वर। उनका नाम तारकेश्वर है, एंड वो ज्यादा टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड करते हैं, अपने पिता के साथ स्पेंड करते हैं। उनके जो पिता हैं वो उनको अपने साथ सुलाते हैं, देन सुबह उठाते हैं एंड नहलाते हैं। उनको तैयार करने का काम किसका होता है? उनके पिता का। वे पूजा के समय उसे अपने साथ बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते, जो लेखक को खुशी देती थी। ठीक है, तो जब भी पूजा का टाइम होता था तो फिर जो उनके पिता होते थे वो उसको अपने साथ ही बिठाकर उनके साथ पूजा करते थे, एंड शंकर जी जैसा तिलक लगा देते थे उसके फॉरहेड पर, एंड इसको देखकर जो तारकेश्वर है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते थे। ठीक है, ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है आपके चैप्टर में। ओके, देन पूजा के बाद पिताजी उससे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियां को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे, और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उसे रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते थे। ठीक है, देखो क्या होता था कि उसको पहले तो जब पूजा वगैरह करते थे तो उसके साथ उस तारकेश्वर को बिठाते थे जो उनके पिता हैं, एंड देन वो गंगा में पूजा के बाद वो गंगा की में मछलियां जो है उनको देखने जाते थे, उनको दाना डालने जाते थे। तो उनके पिता अपने कंधे पे बिठाकर गंगा में मछलियों को दाने खिलाने के लिए ले जाते थे, एंड वहां पर राम नाम लिखी पर्चियां, मतलब पर्चियां हैं जिन पर राम नाम लिखा हुआ है, एंड उसमें जो आटा है उसको रोल करके वो पर्चियां डालते थे। ठीक है, ये सारे सीक्वेंसेस आपको पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि वे वो अपने पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे, और राम नाम लिखी पर्चियां होती थी उसमें आटे की गोलियां लपेट देते थे, एंड देन गंगा में उनको डाल देते थे। एंड जब वो वापस आ रहे होते थे, लौटते हुए रास्ते में जो पेड़ों की जो डालियां होती वहां पर उसको तारकेश्वर को झुलाते थे उस पर। ठीक है, तो ये सारा उनका जर्नी होता था, ये पूरा उनका डेली शेड्यूल रहता था। ठीक है, घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया कि कैसे जो फैमिली उसका रिलेशन है, एंड कैसे वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना। तो जब वो गंगा से वहां पर वापस आ जाते थे, घर आने के बाद फिर क्या होता था, उसके जो पिता थे वो उसको चौके पर बिठाकर, तारकेश्वर को चौके पर बिठाकर खाना खिलाते थे, खुद खाना खिलाते थे। एंड देन फिर ऑब्वियसली बच्चे नखरे तो बहुत करते हैं, उनको सारा खाना नहीं खाना होता है ना, तो वो फिर उनकी मम्मी क्या करती थी, उसकी जो माँ है वो बड़े प्यार से जो बाइट है, रोटी की जो बाइट है, उसको ऐसे एनिमल्स के नेम दे देती थी, जैसे कि तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, इनके बनावटी नाम से जो है वो बाकी के जो खाने के टुकड़े हैं वो खिलाती थी। ठीक है, तो ऐसे होता था उनका। देन खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती, और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती। कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। अब देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे जो
जैसे जो बच्चे होते हैं उनको तेल लगाना पसंद नहीं होता, दे डोंट लाइक कि सर में तेल लगाया जाए, एंड काफी जो बाल है वो शाइनी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, इसलिए तेल लगाने बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर तेल लगाना अवॉइड करते हैं। तो उसकी मम्मी क्या करती थी, उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती थी एंड देन जानबूझ के जबरदस्ती उसके बालों में तेल लगाती थी, कंघी करती थी, एंड देन चोटी बनाकर उसके ऊपर, चोटी गूंद के उसके ऊपर फूलदार लट्टू लगा देती थी, पूरा मतलब उसको रेडी कर देती थी, तैयार कर देती थी। एंड फिर लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही वे बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते थे। तो फिर जैसे ही तेल लगाया, उसके बाल बनाए, तो फिर अब वो तारकेश्वर रोने लग जाता था। थैंक यू सो मच रोहन फॉर द सुपर चैट। ठीक है, तो वो रोने लग जाता था, लेकिन एंड जब उसके जो फादर हैं जब उसको बाहर लेकर आते थे, तो बाहर जब वो अपने उम्र के बच्चों को उनको खेलते हुए देखता था, तो फिर वो रोना धोना भूल के उनके साथ खेलने लग जाता था, उनके साथ घुल मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि बच्चे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहते हैं, वो अगर अपने ही एज के बच्चों के साथ खेलने लगेंगे, सो दे बिकम नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर आते ही बालकों के झुंड के साथ मौज मस्ती में डूब जाते। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, घरौंदे के खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता था, तो वो पूछते थे कि भोजन फिर कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। अब वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं बच्चे, ठीक है, गांव में शहरों में काफी डिफरेंस होता है कि बच्चे कैसे गेम खेलते हैं, कैसे वो आपस में एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो क्या करते थे, चबूतरे पर बैठ के तमाशे करते थे एंड और लोगों की मिमिक्री करते हैं, नाटक करते हैं वो बच्चे। ठीक है, वो मिठाइयों की दुकान लगा लेते हैं, नकली मिठाई की जो दुकान है, ठीक है, वैसी दुकान लगा लेते हैं। जैसे हम जब छोटे होते तो हम डॉक्टर खेलते हैं, शॉपकीपर वगैरह खेलते हैं ना, वैसे ही ये बच्चे भी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो पंक्ति में जैसे वो सबको खाना दे रहे तो सभी लोग ऐसे लाइन में बैठ जाते थे, एंड लाइन में आखिर में उनके पिता भी बैठ जाते थे, एंड देन लास्ट में पूछा जाता था कि भोजन कब फिर मिलेगा, मतलब खाना दोबारा कब मिलेगा। एंड देन अगर मान लो कोई दूल्हा, उसकी बारात वगैरह जा रही है, उसकी पालकी जा रही है, तो फिर वो सारे जो बच्चे वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे। ठीक है, तो ये यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेमान कहकर चिढ़ा दिया। ठीक है, अब वो जो बच्चे वो काफी शैतान है, तो वो बड़े बुजुर्गों का मजाक भी उड़ाते थे रास्ते में। ठीक है, तो रास्ते में उन्होंने मूसन तिवारी को क्या बोला, बुढ़वा बेमान बोला, एंड उनको ये कहकर चिढ़ा दिया। एंड देन मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब उन्होंने मूसन तिवारी को चिढ़ाया, ठीक है, क्या बोलकर चिढ़ाया, बुढ़वा बेमान, ये बोलकर जब उन्होंने चिढ़ाया, तो फिर वो जो मूसन तिवारी वो भी काफी नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। तो फिर वो उनके स्कूल में आ गए, उनके पाठशाला में पहुंच गए, एंड देन अध्यापक को बताया, एंड देन अध्यापक जो मतलब उनके टीचर थे वो काफी गुस्सा हो गए, एंड देन उन्होंने क्या किया, तारकेश्वर की काफी ज्यादा पिटाई करी तो वो रोने लग गए। तो फिर ये जब बात उनके पिताजी को पता चली, तो वो पाठशाला में आए, एंड देन उनसे टीचर से रिक्वेस्ट करके तारकेश्वर को घर ले आए। घर में फिर वो उनका जो रोना धोना है वो भूलकर अपने दोस्तों के साथ दोबारा खेलने लग गए। ठीक है, तो ये रोना धोना चलता रहता है, लेकिन जब तक उनके दोस्त हैं वो भूल जाते हैं सब कुछ एंड दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, यस, ये चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेबल है, इसको पढ़ने में मजा आता है। यस, आई कैन सी दैट। ओके, ठीक है, ओके, देन आगे, मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला, तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे, तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर मां से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई। मां ने घबराते हुए आंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो खेल रहे होते थे तो वो चिड़ियों को पकड़ने लग गए। ठीक है, चिड़ियां तोड़ के भाग जाती थी, तो वो चिड़ियों को मतलब बर्ड्स को पकड़ नहीं पाते थे। एंड देन उन्होंने एक बिल देखा, मतलब चूहे का जो बिल होता है ना, वो देखा उन्होंने एक टीले पर, एंड देन उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें पानी भरना स्टार्ट कर दिया। देखो शरारती तो होते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, जो वो बिल था उसमें उन्होंने पानी डालना स्टार्ट कर दिया, जो चूहे का बिल था। तो उसमें से जब उन्होंने पानी डाला तो सांप निकल कर आ गया। अब जैसे उन्होंने सांप देखा, उनकी हालत पतली हो गई, एंड देन वो बहुत ही ज्यादा डर गए, इसलिए फिर वो भागते, यहाँ पर लिखा हुआ है गिरते पड़ते, फिर वो लहूलुहान, मतलब इतना ज्यादा डर के, इतना टेरिफाई हो गए थे वो
कि वो इतना ज्यादा बीच में वो गिर गए, उनको चोटें वगैरह भी लगी एंड देन वो घर भाग गए। ठीक है, तो जैसे ही तारकेश्वर अपने घर पहुंचे तो सामने चबूतरे पर उनके पिताजी बैठे थे, लेकिन वो पिताजी के साथ अपना पूरा दिन तो बिताते ही थे, तो वो पिताजी के पास नहीं गए, वो अपनी मदर के पास चले गए, अपनी माँ के पास चले गए एंड उनके पास जाकर बैठ गए एंड माँ ने फिर उसकी सारी जो चोटें वगैरह हैं उनको साफ किया एंड देन हल्दी लगाई। ठीक है, बिकॉज उस टाइम उनको अपनी मदर की जो लव है, मदर का जो अफेक्शन है उसकी ज्यादा जरूरत है, उसमें उनको ज्यादा सेफ फील हो रहा था, इसलिए वो अपनी मदर के पास भाग के चले गए। ओके, ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था माता का आंचल। इसमें बेसिकली बताया गया कि पूरा दिन वो अपने पिताजी के साथ बेशक स्पेंड करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जब उनको डर लगता है या वो डर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो फिर वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, अफेक्शन के लिए वो अपनी मदर के पास जाते हैं, अपनी माँ के आंचल में जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है माता का आंचल। ठीक है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये आपका बहुत ही फन एंड इजी सा आपका ये चैप्टर था माता का आंचल। सभी फ्रेंड्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार कर लेना, बिकॉज उसमें थोड़े वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट से होते हैं, तो उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच तनुज, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारी वीडियोस की हेल्प से, हमारे सेशंस की हेल्प से आपके एग्जाम अच्छे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, कोर्स ए ही हम करेंगे, वी विल डू हिंदी कोर्स ए। आज हम कृतिका कर रहे हैं, कल हम करेंगे क्षितिज एंड देन व्याकरण की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण हम करेंगे कल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, साना साना हाथ जोड़ी। यहां पर एक और बार साना रिपीट होगा, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली जो उन्होंने ट्रैवल किया ना, उन्होंने जर्नी करी गंगटोक तक। गंगटोक क्या है? ये सिक्किम स्टेट की कैपिटल है, तो उन्होंने बेसिकली अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया गया, उन्होंने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया। तो इस पार्ट की जो लेखक हैं वो कौन है? मधु कांकरिया। ओके, सो मेरा नाम ही है, सो ग्रेट। ओके, तो इस पार्ट की यह पार्ट मधु कांकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। तो बेसिकली ये यात्रा वृतांत है, मतलब उन्होंने जो जर्नी करी, उन्होंने वहां पर ट्रैवल किया, तो उसके बारे में, अपनी पूरी यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। ओके, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, यस, इसको हम रीड करेंगे। थैंक यू सो मच विधि, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये पार्ट लेखक एंड लेखिका के नेम्स आपको क्लियर होने चाहिए। इस पार्ट की लेखक कौन है? मधु कांकरिया। यू कैन रिमेंबर मी एंड देन आप ये लेखक का नाम तो याद रख ही सकते हो, लेखिका का नाम याद रख सकते हो। ग्रेट, ठीक है। देन ये यात्रा वृतांत है, इसमें लेखिका सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, वहां पर उन्होंने यात्रा करी थी, वहां पर वो गई थी एंड उसके बारे में उन्होंने पूरा वर्णन किया, अपनी यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग से दूर है। जैसे हम देखते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पर कितना ज्यादा ट्रैफिक है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इन सबसे दूर जो हिमालय है, जो पहाड़ है, गंगटोक है, वहां पर उन्होंने ट्रैवल किया, वहां पर वो गई, जो यात्रा उन्होंने करी उसका पूरा उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है। शहरों में जो इतनी ट्रैफिक होती है, इतने लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, इतना पोल्यूशन है, वो बिल्कुल भी वहां पर नहीं है। ठीक है, यस, ओके। रजत इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर हिज हिंदी एग्जाम एंड वो कल के सेशन में ज्वाइन करेगा। ओके, ठीक है, आगे देखें, रीड करते। तो देखो, लेखिका गंगटोक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं, क्योंकि वहां के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहां तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली उन्होंने गंगटोक को क्या बोला? उन्होंने गंगटोक को बोला है मेहनती बादशाहों का शहर, मतलब वहां पर जो लोग हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो सभी लोगों को बड़े ही, उन्होंने यहाँ पर इस शहर को बोला है मेहनती बादशाहों का शहर, क्योंकि वहां के सभी लोग क्या है? बहुत मेहनती हैं। ठीक है, एंड देन वहां के तारों, जो उनका स्काई व्यू होता है, मतलब जो आसमान में रात को पूरे तारे भरे होते हैं, स्टार्स होते हैं पूरे, तो उसमें वो काफी सम्मोहन, मतलब काफी ज्यादा उसमें जो है वो काफी अच्छा व्यू होता है, काफी अच्छा दृश्य होता है एंड वो उसमें खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना में मेरा सारा जीवन
आशियों का समर्पित हो को गाती हैं। ठीक है, तो वो एक नेपाली युवती हैं, एक नेपाल लेडी हैं, उन्होंने ये प्रार्थना बताई थी। प्रार्थना का नेम आपको क्लियर होना चाहिए, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये प्रार्थना वो गाती हैं। ठीक है, कौन? जो हमारी लेखिका है मधु कांकरिया। ओके, यस, थैंक यू सो मच गुड़िया, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारे वीडियोस आपको इतने हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, यस, व्याकरण की रिवीजन हम कल करने वाले, क्षितिज भी हम कल रिवाइज करेंगे। आज हम कृतिका कर लेते हैं। ठीक है, आगे रीड करते हैं। अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। वे उसी दिन गंगटोक से यहाँ 149 को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी, 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपनी सहयात्री मणि और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती हैं। ठीक है, अब देखो वो कंचनजंगा पहाड़ की जो चोटी है, जो पीक है, वो देखना चाहती थी, लेकिन मौसम सही नहीं था, मौसम साफ नहीं था, क्लाउडी। वहां पर हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा जो क्लाउड्स रहते हैं, काफी रेनी स्नोई सा वहां पर जो क्लाइमेट है वो रहता है। तो जो यहाँ पर बताया गया कि मौसम साफ ना होने के कारण वो जो कंचनजंगा पहाड़ है उसकी चोटी को वो नहीं देख सकी, लेकिन फिर वो क्या करती हैं, काफी सारे खिले हुए फूल देखकर वो खुश हो जाती हैं। फिर उसी दिन वो गंगटोक से इतने किलोमीटर दूर वो एक युमथांग एक जगह है, वहां पर जाती हूँ अपनी सहयात्रियों के साथ। ठीक है, सहयात्री मणि और उनके साथ उनका गाइड भी होता है। गाइड का नाम क्या है? जितेन नार्गे। उनके साथ वो रवाना हो जाती हैं। क्लियर? ओके, आगे रीड करते हैं। देन गंगटोक में युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं जो ध्वज की तरह फहरा रही थी। वे ये शांति और अहिंसा का प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतवालंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वो ये सारी पताकाएं देखती हैं, सिर्फ एक लाइन में ये सारे व्हाइट से झंडे से लगे होते हैं। एंड वो उनका जो गाइड है, गाइड का नेम क्या है? जितेन नार्गे। वो उनको बताता है कि जब भी किसी, यहाँ पर बताया गया ना, बौद्ध मतवालंबी की किसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए ये सारी लगाई जाती हैं। ओके, यस, ये पताकाएं लगाई जाती हैं। ठीक है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं मतलब व्हाइट, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, बट व्हाइट पताकाएं फहरा दी जाती हैं। ठीक है, श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेन ने बताया कि कवि लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं कि इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता है। ठीक है, इनको उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही क्या होती है, अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। एंड जब कोई मान लो कोई नया इवेंट या कोई कार्य शुरू हो रहा है, शुभ कार्य की शुरुआत हो रही है, स्टार्ट हो रहा है, तो फिर रंगीन पताकाएं भी फहरा दी जाती है, मतलब अलग अलग कलर के जो झंडे वगैरह वो भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप किसी तीर्थ स्थान पर या किसी होली जगह पर गए होगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि ऐसे वायर्स वगैरह होती हैं, ऐसे कलरफुल झंडे से लगे होते हैं ऊपर, तो वो ये पताकाएं ही होती हैं। ठीक है, तो कोई भी मान लो शुभ कार्य उसकी शुरुआत हो रही है तो ये रंगीन पताकाएं भी फहरा दी जाती हैं। एंड देन जो उनके गाइड हैं जितेन नार्गे, उन्होंने बताया कि जो ये कवि लोग हैं, ये स्टॉक नामक स्थान पर इन्होंने गाइड फिल्म की शूटिंग करी थी, तो एक फिल्म की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। ठीक है, आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र दिखाई दिया जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इससे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। ठीक है, अब जब वो ट्रैवल कर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है ना, यहाँ पर पूरी वो अपनी यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में बता रही हैं, तो जैसे जैसे वो आगे जाती हैं तो उनको एक कुटिया मतलब एक हट सी दिखाई देती है, उसके अंदर उनको एक घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है। एंड फिर उनके गाइड बताते हैं उसके बारे में कि ये चक्र को धर्म चक्र या फिर प्रेयर व्हील बोला जाता है। जिसको घुमाने पर जो भी आपके पाप वगैरह हैं, सिन है, वो खत्म हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ठीक है, ओके, देन नार्गी ने बताया कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। एंड जैसे जैसे वो आगे, मतलब देखो वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते जाते क्लाइंब करते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो लोग कम होने लगते हैं, बाजार जो है
ठीक है, जो मार्केट वगैरह है वो कम होने लगते हैं, एंड जो बस्तियां हैं मतलब लोगों की जो लोकेलिटीज हैं वो आंखों से ओझल होने लगती है, मतलब कम होने लगते हैं, है ना, बिकॉज जितना हम ऊपर जाएंगे तो वहां पर रहना, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज हम जानते हैं एल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पर रहना डिफिकल्ट होता है ना। तो जैसे जैसे वो ऊंचा चढ़ रहे थे, ऊंचाई पर जा रहे थे, तो जो मार्केट है मतलब जो बाजार है, लोग हैं, वो सब ओझल मतलब कम होने लगे। ओके, घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है, वह विशाल लगने लगता है। ठीक है, एंड देन वो घाटी में, जैसे आप देखते हैं ना, घाटी मतलब वैली, जैसे वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, नीचे देखते हैं तो पूरी खाई होती है, वैली होती है, तो वैली में देखते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुंधला होता है, बिकॉज बादल इतने नीचे आ जाते हैं, फॉग वगैरह वहां पर होती है, तो पूरा उनको क्लियरली नीचे दिखाई नहीं देता। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था, एंड वो हिमालय पर उन्हें, हिमालय जो है वो पल पल मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा था, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो चेंज होती जा रही थी, एंड बहुत ही बड़ा लग रहा था वो, है ना। यस, उनको ये बहुत ही विशाल लगने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखें, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। ठीक है, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, अब हम जानते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इनको एक साथ सेवन स्टेट्स को मिलाकर सेवन सिस्टर्स बोला जाता है, तो ये सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल है वहां पर वो अपनी जीप को रोकते हैं। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करते हैं, ऑब्वियसली सभी के पास कैमरे वगैरह होते हैं, फोन होते हैं, तो वहां पर जो भी अच्छे अच्छे व्यूज होते हैं, नजारे होते हैं, उनको वो अपने कैमरे में कैप्चर करने लगते हैं, उनको कैद करने लगते हैं। जो झरने का पानी है उसमें लेखिका को ऐसा लग रहा था कि वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्ट को भाकर ले जा रहा हो। जब वो झरने को मतलब वाटरफॉल को देख रही होती है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर की जो भी अच्छी, जो भी उनकी अंदर बुराइयां हैं, ठीक है, जो भी उनके अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उनकी बुराइयां एंड दुष्टता है, वो भी खत्म होती जा रही है, वो वाटरफॉल अपने साथ बहा के लेके जा रहा है। ठीक है, देन रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। मतलब जो नेचर का व्यू है वो बदलता जा रहा था, कहीं पर फॉग है, कहीं पर वाटरफॉल है, कहीं पर जंगल है, तो ये जो पल पल मतलब टाइम टू टाइम में चेंज होता जा रहा था। ठीक है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी है एंड सब कुछ बदल रहा है, ऐसे हो रहा था। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जीप थिक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी, वहां सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही थी तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी और आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जब वो पहुंचते हैं एक जगह का नाम है थिक ग्रीन, यहाँ पर वो अपनी जीप को रोकते हैं एंड यहाँ पर उनको सब कुछ सामने दिखाई देता है, सब कुछ मतलब सारा का सारा जो व्यू है वो एक ही जगह पर हो जाता है। कैसे? वहां पर उनको उनको झरने दिखाई देते हैं, वाटरफॉल्स दिखाई देती हैं, जो पूरा नीचे तिस्ता नदी है वो फ्लो कर रही होती है एंड फॉग वगैरह होती है, धुंध होती है, वो उनको दिखाई देती है एंड ऊपर आसमान में बादल होते हैं एंड बहुत ही स्लोली जो हवा है, विंड है, वो चल रही होती है। ठीक है, तो काफी अच्छी जगह होती है एंड आसपास में वातावरण में, एनवायरमेंट में काफी सारे जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, वो खिले हुए होते हैं एंड उनकी जो स्मेल है, वो फ्रेग्रेंस जो है वो स्प्रेड हो रही होती है। सो इट वाज अ वेरी नाइस व्यू, इट वाज अ वेरी स्पेक्टेकुलर व्यू, ये बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखें। देन कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही हैं। कई बार काम करते समय किसी ना किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। ठीक है, अभी वो सारा जो व्यू है वो एंजॉय कर रही होती है, बिल्कुल अच्छा दृश्य देख रही होती है नेचर का। लेकिन फिर उनको क्या दिखता है? फिर उनको दिखता है कि ये जो पहाड़ी नहीं है, मतलब ये इनके बैक पर एक टोकरी बंधी होती है, टोकरी में उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, वो उनका काम क्या होता है? वो जो रोड है, जो सड़क है, उनको वो चौड़ा कर रही होती है। ठीक है, तो ये सारा दृश्य देख के जो हमारी लेखिका हैं वो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, उनको काफी बुरा लगने लगता है कि इतने अच्छे व्यू में, इतने अच्छे नजारे में भी हम डेथ वगैरह, इतने जो बिल्कुल ही मतलब नहीं होना चाहिए, जो आम जिंदगी है, डेथ एंड भूख, पॉवर्टी, गरीबी, ये सारी चीजें यहाँ पर भी देखने को मिल रही हैं। तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है, परेशान हो जाती है। ठीक है, देन एक कर्मचारी उनको बताता है कि ये पहाड़ी ने क्या कर रही है? रास्ते को चौड़ा कर रही है, उसको वाइड कर रही है एंड काम करते समय जब देखो पहाड़ों को जब सड़क वगैरह बनाई जाती है ना, तो पहाड़ों को उड़ाया जाता है, मतलब उनको थोड़ा उनका जो कुछ पार्ट है उसको तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है? डायनामाइट की हेल्प से उसको तोड़ा जाता है एंड डायनामाइट से क्या होता है? पूरा पहाड़ का जो एक पोर्शन है वो उठ जाता है एंड कुछ जो पीसेस होते हैं, जो रॉक्स वगैरह होते हैं, वो इधर उधर गिरते हैं एंड अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाए, सावधानी ना बरती जाए, तो ये जो टुकड़े हैं
ये इधर किसी इंसान पर गिर के जानलेवा हादसा भी हो सकता है, ठीक है। किसी ना किसी इंसान की मौत होती रहती है इन सारी चीजों में, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी जगह हो, ये आम जीवन की जो प्रॉब्लम्स है ना, डिजास्टर्स होना या फिर मान लो एक्सीडेंट होना, गरीबी होना, ये हर जगह ही है, चाहे वो जो व्यू है वो कैसा व्यू, तो वो ये सब देखती हैं, ये सब ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है। ओके, आगे देखें। देन आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताते हैं कि बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है, ठीक है। फिर रास्ते में वो कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि जो पहाड़ है वो चढ़ रहे होते हैं। एंड देन जो उनका गाइड है जितेन नार्गे, वो उनको बताता है कि जो बच्चे हैं ये 3 या 3.5 किलोमीटर, इतने किलोमीटर चढ़ के ये स्कूल जाते हैं, ठीक है। एंड जब घर आ जाते हैं तो फिर ऐसा नहीं कि ये खाली रहते हैं, टाइम पास नहीं करते, अपनी मम्मी के साथ उनकी हेल्प करते हैं, उनका काम करवाते हैं। थैंक यू सो मच मृत्युंजय फॉर द सुपर चैट, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो उनका काम करवाते हैं। यहाँ का जो जीवन है वो काफी कठोर है, मतलब इतनी इजी लाइफ यहाँ पर नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, हार्ड वर्किंग लोग यहाँ के हैं, ठीक है। आगे देखें। देन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों की बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बेगानों में से गुजर रही थी। बगानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुष रंग छटा बिखेर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि जब वो ऊपर चढ़ते जा रहे थे तो जो डेंजर्स हैं, जो खतरे हैं वो भी बढ़ते जा रहे थे। जितनी ऊंचाई पर जाते हो तो डिजास्टर होने के या फिर कोई हादसा घटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एंड साइड में जो सरकार के जो बोर्ड्स होते हैं ना, ड्राइव स्लो या गाड़ी धीरे चलाएं, वो सारे जो बोर्ड्स हैं वो साइड में लगे थे, ठीक है। एंड देन वो देखते हैं कि शाम के समय जो जीप है, मतलब जिस जीप में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो चाय बागानों से गुजर रही थी। मतलब जहां पर चाय की जो स्टॉल्स होते हैं ना, शॉप्स होते हैं, वहां से वो उनकी जीप गुजर रही थी। एंड बागानों में कुछ युवतियां थी जो सिक्किमी उन्होंने कपड़े पहने थे, सिक्किमी परिधान पहना था। एंड वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी वहां से। एंड देन रेनबो भी था चारों ओर, इंद्रधनुष मतलब रेनबो का जो रंग है वो अपनी छटा बिखेर रहा था, मतलब उसका जो कलर है वो पूरे आसमान में स्प्रेड था, ठीक है। यस, बेगानों में कुछ ये हमने डिस्कस कर लिया। देन युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। एंड लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कहीं भी नहीं थी, ठीक है। अब बेसिकली जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो तिस्ता जो लेखिका है वो काफी ज्यादा थक जाती हैं। छोटे छोटे वहां पर घर होते हैं जो लकड़ी के बने होते हैं, वो काफी थक जाती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, तिस्ता नदी के किनारे पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, नदी के किनारे पर आपने देखे होंगे ऐसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो वहां पर जाके वो बैठ जाके अपनी थकान रिलैक्स होने के लिए, अपनी टायर्डनेस को उतारने के लिए, ठीक है। एंड रात होने पर फिर और सारे जो उनके साथ जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो उनके सहयात्री होते हैं एंड गाइड ऑल्सो, वो सभी वहां पर नाच गाना शुरू कर देते हैं, इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन उनकी जो सहयात्री है मनी, उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा डांस किया होता है, ठीक है। देन एंड वहां पर वो बताते हैं लायुंग में जो अधिकतर लोग हैं वो कैसे अपना जीवन चला रहे होते हैं, कैसे उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, साधन पहाड़ी आलू मतलब जो पोटैटो है वहां का, धान की खेती मतलब राइस एंड शराब, ठीक है। तो ये उनका जीविका का साधन है। एंड वहां उनको जो लेखिका है हमारी, उनको बर्फ देखने का मन कर रहा होता है, स्नो देखने का मन कर रहा होता है, लेकिन वहां पर आसपास कहीं भी बर्फ नहीं होती है, ठीक है। देन एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया है। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, ने कहा कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसीलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, ठीक है। तो अब आसपास तो वहां पर तो कोई बर्फ नहीं थी, तो वहां पर एक स्थानीय युवक बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्रदूषण है मतलब जो पोल्यूशन है, इस वजह से जो स्नोफॉल है, बर्फबारी है, वो कम हो गई है, ठीक है। तो देख लो एनवायरमेंट जो है डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, उसका असर हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। स्नोफॉल कम हो गई, क्यों? प्रदूषण की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। स्नोफॉल कम हो गई है। फिर कटाव जो है, यहाँ पर वो जो स्थानीय युवक है वो बताता है कि कटाव में आपको बर्फ देखने के लिए मिल सकती है। कटाव एक जगह है, वहां पर अगर आपको बर्फ देखनी है तो वहां पर बर्फ मिल सकती है। एंड यहाँ पर वो बोलता है कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड कितना सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, यूरोप में है ना, वहां पर इतने अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, बर्फ है,
तो ऐसे ही इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको बोला गया, कटाव को। एंड मनी जो है उनकी सही यात्री जो है लेखिका की, वो बोलती है कि ये जो कटाव है ये उसने स्विट्जरलैंड पहले घूमा होता है, वो स्विट्जरलैंड गई होती है, तो बोलती है कि ये जो जगह है ये स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। एंड अभी तक कटाव को टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए उसकी जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है, वो अभी भी वैसा का वैसा ही है, मेंटेन्ड है, खराब नहीं हुआ है। ठीक है, देन लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कितना डिस्टेंस था, 2 घंटे का सफर था, ये 2 घंटे की पूरी जर्नी थी। कटाव का रास्ता खतरनाक था, काफी डेंजरस था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था, चारों ओर बर्फ के से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी यात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली वहां पर जो है काफी डेंजरस रास्ता था, इसलिए जो उनका गाइड था जितेन, वो भी काफी बहुत ही स्लोली केयरफुली जीप चला रहा था। ठीक है, एंड जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो चारों तरफ जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। ठीक है, एंड देन वहां पर हल्की हल्की जो बर्फबारी है, स्नोफॉल है, वो होने लगती है। एंड जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो सारे जो यात्री हैं जो बर्फ में फोटो खिंचवाते हैं, वहां पर फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ठीक है, ये लाइन्स हम क्लियरली समझ सकते हैं। देन लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने यही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वह कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों को प्यास की शांति, लोगों की प्यास को शांत करती हैं। ठीक है, यस। तो यहाँ पर बेसिकली वो नेचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये नेचर कितनी सुंदर चीज है, कैसे इसको क्रिएट किया है। एंड बेसिकली यहाँ पर जो लेखिका है हमारी, वो बताती हैं कि ये जो भी जितने भी ऋषि मुनि होते होंगे, जितने भी जो बड़े बड़े रिलीजियस रिफॉर्मर्स होते होंगे, ये जो अपने जो भी कहानियां लिखते हैं, जो भी रिलीजियस चीजें लिखते हैं, इनको सारी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती होगी, यही नेचर को देखकर उनको ये प्रेरणा मिलती होगी, मोटिवेशन मिलती होगी। एंड वो बोलते हैं कि ऐसा अगर इस नेचर के व्यू को, इस नजारे को अगर कोई अपराधी, कोई क्रिमिनल भी देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा, मतलब वो भी प्योर हो जाएगा, वो भी अपनी सारी जो क्रिमिनल चीजें हैं, बुरी चीजें हैं, उनको छोड़ देगा। ठीक है, तो इतना सुंदर वहां का व्यू होता है कि वो बोल रही होती है कि क्रिमिनल भी इसको देख लेगा तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। ठीक है, जो मनी है वो भी इस व्यू को देखकर काफी खुश होने लगती है, इस नेचर के व्यू को देखकर काफी खुश होने लगती है। वो बोलती है कि नेचर का अपना ही तरीका है। वो सर्दियों में तो बर्फ जमाता है, तो इससे बर्फ जमती है, सर्दियों में पानी स्टोर होता है, एंड गर्मियां जब आती है तो ये बर्फ पिघल जाती है एंड रिवर्स वगैरह फ्लो करती है जलधारा के थ्रू। हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो मीट होती है। ठीक है, हमारी जो प्यास है वो शांत होती है। कैसे, ये नेचर का काम है। पहले सर्दियों में तो बर्फ जमती है एंड देन गर्मियों में वो पिघल जाती है एंड जलधारा के थ्रू, मतलब रिवर के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है, तो ये नेचर का अपना ही तरीका है हमारी नीड्स को, हमारी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने का। ठीक है, तो वो अप्रिशिएट करते हैं एक टाइप से। देन यहाँ पर लिखा है, प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियां और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। ठीक है, एंड वो बताते हैं कि ये जो जल संचय है, मतलब ये जो वाटर साइकिल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना। एंड इस प्रकार की जो नदियां हैं, ये जो हिम शिखरें हैं, मतलब ये जो पहाड़ है जहां पर बर्फ वगैरह है, तो ये इनका हम पर ऋण है, मतलब एक टाइप से इनका हम पर राज है। ये इतने ज्यादा सुंदर है, इतने ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, यस। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई देती हैं, क्योंकि यह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पोष और माघ की ठंड में किस तरीके रहते होंगे। ठीक है, तब वहां पर वो जब जा रही होती हैं, आगे जब वो जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, तो उनको फौजियों की छावनियां दिखाई देती हैं। ठीक है, जहां पर उनके टेंट्स वगैरह होते हैं वो दिखाई देते हैं। एंड लेखिका उनको देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, उदास हो जाती हैं कि इस एनवायरमेंट में कैसे रहते होंगे, इन महीनों में भी इनको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो काफी उदास हो जाती है। एंड वहां पर जहां वो फौजियों के टेंट्स थे, छावनियां थी, उससे थोड़े आगे ही चाइना का बॉर्डर था, चीन की क्या थी, सीमा थी। ठीक है, देन लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। ठीक है, उस महीने में भी काफी ठंड थी। एंड पोष और माघ में की ठंड की किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वहां का जो रास्ता है वो भी बहुत ज्यादा डेंजरस था, खतरनाक था, बिकॉज ये सारा पहाड़ी इलाका होता है, तो ऑब्वियसली जो रास्ते होते हैं वो काफी डेंजरस होते हैं। वहां पर लैंडस्लाइड होने का डर होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियता और रोडरंगो ने फूलों की घाटी को भी देखा। ठीक है, वहां पर फूलों की घाटी थी तो उन्होंने वहां पर भी देखा रास्ते में। देन युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। युमथांग कटाव जितना सुंदर नहीं था। कटाव तो स्विट्जरलैंड है, युमथांग इतना ज्यादा उसके जितना सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर जो बंदर का मांस है वो भी खाया जाता है, मतलब बंदर की जो
मीट है उसको भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता है, ठीक है। ये सारे उसके फायदे हम बता रहे हैं। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था, ठीक है। अब जब वो युमथांग पहुंचते, पहले तो कटाव में गए, वहां पर इतना अच्छा नजारा होता है, स्विट्जरलैंड जैसा होता है। अब जब वो युमथांग पहुंचते हैं तो इतना अच्छा नहीं होता, तो उनको सब फीका फीका लगता है, इतना मजा नहीं आता, ठीक है। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब यह भारत का एक हिस्सा बन गया है, इससे वहां के लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। पहले ये एक इंडिपेंडेंट नेशन था, स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अब ये इंडिया का पार्ट बन गया, इंडिया का एक स्टेट बन गया, एंड इससे वहां के सिक्किम के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है। तो ये बताया गया। देन मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई, उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटी की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर मनी बताती हैं कि यहाँ के जो कुत्ते हैं, पहाड़ी कुत्ते हैं, वो सिर्फ चांदनी रातों में ही भौंकते हैं, ठीक है। एंड लेखिका इसको सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, एंड वो सोचती है कि पूर्णिमा की जो चांदनी है उसका प्रभाव इन पर भी पड़ता है, ठीक है। गुरु नानक के पदचिन्हों वाली एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल चिटककर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है, ठीक है। एंड देन वहां पर एक रीजन दिखाया गया जहां पर गॉडेसेस जो देवी देवता है उनका वहां पर निवास है, वो वहां पर रहते हैं, तो ऐसी जगह भी दिखाई गई खेदुम नाम की, ठीक है। नार्गे ने पहाड़ों, नदियां, झरने और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया, ठीक है। एंड देन वहां उसका जो गाइड था जतिन नार्गे, तो वो बताता है कि यहाँ की जो पहाड़ियां, नदियां हैं, झरने वगैरह, वादियां हैं, तो इनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है, लोग इनकी पूजा करते हैं, तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बताया पूज्य भाव की भी जानकारी दी, ठीक है। जो इंडियन आर्मी है, जो भारतीय आर्मी के जो कप्तान है शेखर दत्ता, उन्होंने ये सजेशन दी थी, उनके सुझाव पर गंगटोक को क्या बनाया गया, पर्यटक स्थल बनाया, एंड नए नए रास्तों के साथ साथ नई नई जो जगह है उनको खोजने के लिए प्रयास होने लगे, कोशिशें होने लगी, उनके बारे में भी उनको बताया गया सारा, ठीक है, लेखिका को। ओके, यस। तो ये हो गया हमारा चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी। अब हम कर रहे हैं अपना लास्ट चैप्टर ऑफ द कृतिका बुक, विच इज मैं क्यों लिखता हूं। ओके, देखते हैं हम अपना लास्ट चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने रीजंस इसमें बता रहे हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ में लेखक अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो बेसिकली वो इस पाठ में जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वो लिखते क्यों है, क्या कारण है, उनके बारे में बताते हैं, साथ साथ एक लेखक की प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश उन्होंने डाला है कि कहां से उन्हें मोटिवेशन मिलता है। मतलब अगर मान लो कोई चीज लिख रहे हैं, कोई पाठ या कोई अपनी कोई भी चीज वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग समथिंग, तो उनको कहां से मोटिवेशन मिला है, उनके प्रेरणा स्रोत क्या है, उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है, उनके बारे में भी डिस्कस किया है इस चैप्टर में, ठीक है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये उनका जो लेखक है उनका मानना है कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम लिखने के कारणों को भी नहीं जान सकते, ठीक है। वो अपनी आंतरिक व्याकुलता, मतलब जो उनकी क्यूरियोसिटी है ना, जो अलग अलग चीजों को जानने की, लर्न करने की जो इच्छा है, उत्सुक जो है, वो क्यूरियोसिटी जो है उसको शांत करने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए, इसीलिए वो देखने के लिए, उसे तटस्थ होकर देखने के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूं, उसको पहचानने के लिए, उसके बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करने के लिए वो लिखते हैं, ठीक है। प्राय प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेख कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं, ठीक है। तो वो लेखक का मानना है कि प्राय प्रत्येक रचनाकार की उसकी जो इंटरनल, जो उसके थॉट प्रोसेस है एंड जो उसकी क्यूरियोसिटी है, ये एक रीजन है जिस वजह से वो लिखते हैं, लेकिन बाहरी कुछ ऐसे और दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक्सटर्नल होते हैं, उससे भी जो राइटर्स हैं, जो लेखक हैं, वो मजबूर हो जाते हैं लिखने के लिए, बाध्य हो जाते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन ये बाहरी दबाव से कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं, ठीक है। इससे जो लेखक है उनको लिखना पड़ता है इन बाहरी कारणों की वजह से, इन बाहरी यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी दबाव की वजह से। इन बाहरी दबाव में संपादकों को आग्रह एंड प्रकाशक को तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख हैं। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है, उसे तो कब उसकी भीतरी विवशता ही लिखनी और
और प्रेरित करती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि भारी दबाव में जैसे आ जाता है कि संपादकों का आग्रह, मतलब जो पब्लिशर्स हैं वो आग्रह करते हैं कि आपको ये लिखना है तो मैं पब्लिश करूंगा, तो उनका भी थोड़ा प्रेशर होता है, उनका भी दबाव होता है। ठीक है, एंड देन आर्थिक आवश्यकता है ना, वो लिख रहे हैं तो उनको कुछ अर्न भी करना है, वो जो आर्थिक आवश्यकता है उनको अर्न भी करना है, पैसे भी कमाने, तो ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाता है, ये भी भारी दबाव में आ जाता है। ठीक है, एंड लेखक का मत है कि भारी दबाव का जो प्रभाव है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से ही नहीं होने, वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होने चाहिए जिस वजह से आप लिख रहे हो। तो ये भारी जो फैक्टर्स हैं, भारी जो दबाव है, इसका जो ये जो है सबसे कम प्रभावित होनी चाहिए जिस वजह से लेखक लिख रहे हैं। ठीक है, उसे तो उसकी भीतरी व्यवस्था ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। तो वो बताते हैं कि लेखक क्यों लिखता है, बिकॉज उसकी अंदर की जो व्यवस्था होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो थॉट्स हैं, वही मजबूर करती है कि वो लेखक लिखने लगता है। तो वो मेन मोटिवेशन होता है लिखने का। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ के उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर वो बेसिकली बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष अनुभव है उससे अनुभूति गहरी चीज है। मतलब अगर मान लो हम अपने सामने कोई इवेंट होते हुए देख रहे हैं, उससे ज्यादा जो अनुभूति है, मतलब जो हमने एक्सपीरियंस किया, वो और ज्यादा डीप है, वो और ज्यादा वैल्यूएबल है। अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, लेकिन किंतु अनुभव संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, मतलब जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो कब हो रहा है, जब सामने कोई घटना घट रही है। ठीक है, लेकिन अनुभूति संवेदना और कल्पना, ये इमेजिनेशन, जो सिंपैथी, ये सारे जो हैं, ये सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचना करके सामने घटित नहीं हुआ। मतलब ऐसा इवेंट जो सामने नहीं हुआ, वो हम इमेजिनेशन के थ्रू उसको अपने सामने एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। मतलब कोई चीज नहीं हुई लेकिन हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कल्पना के द्वारा उसे सत्य को भी ग्रहण कर लिया जाता है जो रचना करके सामने घटित नहीं हुआ। ठीक है, फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करते हैं। ठीक है, एंड जब वो इमेजिन करते हैं सारी चीजों के बारे में, तो उनके दिमाग में जो वो सत्य है वो आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में, मतलब एक ब्राइटली उनके दिमाग में आ जाता है, पूरी वो पिक्चर क्लियर हो जाती है। ठीक है, एंड देन फिर वो उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार फिर उसका वर्णन करता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करने लगता है जो उसने इमेजिन किया है। वो पिक्चर पूरी उसके दिमाग में क्लियर हो जाती है, फिर वो वर्णन करना स्टार्ट करता है। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही थी। तो बताते हैं कि उसके थैंक यू सो मच भूमेश फॉर द सुपर चैट। एंड एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा गया, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप सभी का एसएसटी का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ है, एंड दैट्स ग्रेट। आप सभी के जो पेपर्स हैं वो अभी तक अच्छे ही चल रहे हैं, एंड आगे भी जो हिंदी एंड मैथ्स का पेपर है वो भी अच्छा ही होगा। तो अपनी पूरी तैयारी करो। ठीक है, आगे रीड करते हैं। तो उसके द्वारा जो यहाँ पर बता रहे हैं कि लेखक ने जो पोयम लिखी है, जो कविता लिखी है हिरोशिमा, वो भी ऐसी ही थी। ठीक है, देन एक बार जब वह जापान गया, तो यहाँ लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो जापान गए तो वहां हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियोधर्मी प्रभावों की जानकारी थी। उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणुबम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी, मतलब उन्होंने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया, इमेजिनेशन का यूज किया, एंड सही चीज को प्रिडिक्ट कर लिया। ठीक है, वो पूरा उनको जो ट्रुथ है वो पता चल गया। कैसे, देखो जब वो हिरोशिमा में गए थे तो उन्होंने एक झुलसा हुआ पत्थर देखा, मतलब ऐसा पत्थर जो कि मतलब एक टाइप से जला हुआ है, झुलसा हुआ है ना, उसकी जो सरफेस है वो ऐसे जली हुई है, झुलसा हुआ है। ठीक है, वो पत्थर उन्होंने देखा, एंड उस पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया थी, मतलब ऐसे, मतलब मान लो कोई एक इंसान है, उसकी छाया ऐसे एक पैटर्न बना हुआ था एक इंसान का। तो वो क्या थे, वो एक विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो उनको समझ में आ गया कि जब विश्व जो वॉर चल रहा था, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो हिरोशिमा पे हम जानते हैं एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, तो अणुबम उसको हिंदी में बोलते हैं। अणुबम जब गिराया होगा तो ये जो इंसान है ये इस पत्थर के पास खड़ा होगा, तो बम गिराने पर वो इंसान तो अब ऑब्वियसली उसकी भाप बनकर वो उड़ गया होगा, लेकिन वो उसके पास खड़ा था तो उसकी जो छाया है, ठीक है, उसकी जो छाया है वो पत्थर पर ही रह गई। तो इसीलिए उनको पता नहीं था, लेकिन वो साइंस के विद्यार्थी थे, वो विज्ञान के विद्यार्थी थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज करके सच पता कर लिया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन
देन देखिए उन्होंने अपनी, यहाँ पर लिखा हुआ छाया उस पत्थर पर ही रह गई होगी, लेखक को झुलसे हुए पत्थर के ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुए, ठीक है। एंड वो काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि इतने बड़े लेवल पर इतना लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड कितने लोगों की डेथ हुई होगी, एंड ये सब देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, कितने लार्ज स्केल पर जो है डिस्ट्रक्शन हुई, लोगों की जाने गई, ठीक है। सो ही बिकेम वेरी सैड। उस समय उसे लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा हो। उस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी के परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी गई कविता थी, ठीक है। एंड देन जब वो इस बारे में सोच रहे होते हैं ना, तो वो ऐसा इमेजिन करने लगते हैं कि जैसे वो उस सिचुएशन में थे जब वॉर चल रहा था एंड जब बम गिराएगा तो वो उस सिचुएशन में थे, इतना वो इसको एक्सपीरियंस करने लगते हैं, ठीक है। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड इस त्रासदी से उनकी भीतर की जो व्याकुलता जो पैदा हुई, मतलब वो क्यूरियस होने लगे एंड इस बारे में वो और ज्यादा सोचने लगे कि कितनी बड़े स्केल पर ये डिस्ट्रक्शन हुई है, जो त्रासदी हुई, ये जो डिजास्टर हुआ, तो उसके परिणाम से उन्होंने फिर ये हिरोशिमा की कविता लिखी, ठीक है। हिरोशिमा कविता के बारे में वो बताया कि उन्होंने क्यों ये कविता लिखी, तो उन्होंने इसी इवेंट से इंस्पायर होकर अपनी ये कविता लिखी थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यह उसके लिए ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। यही उसके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो बताते हैं कि ये हिरोशिमा जो कविता ये कैसी भी हो, लेकिन ये उनकी अनुभूति से, मतलब उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो इमेजिन किया, उससे ये हिरोशिमा कविता बनकर आई, उससे ये हिरोशिमा जो कविता है ये लिखी गई, बिकॉज उन्होंने जो अनुभव किया, जो उनकी अनुभूति थी, जो उन्होंने इमेजिन किया, उससे ये कविता उन्होंने लिखी ना, तो उनके लिए यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी इमेजिनेशन को लिख पाए, उतार पाए पेपर पर एंड उसके बारे में लिख पाए, तो उनके लिए यही महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा चैप्टर था एंड दिस वाज बेसिकली द चैप्टर मैं क्यों लिखता हूं। तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बताया कि कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड अपनी हिरोशिमा जो उन्होंने कविता लिखी उसका भी उन्होंने एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया, ठीक है। यस, हिरोशिमा एंड नागासाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों सिटीज हैं जापान में एंड जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो इन पर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए गए थे एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ था, पूरे शहर के शहर तबाह हो गए थे, ठीक है। इतने ज्यादा डिसीज स्प्रेड हुए थे कि आगे आने वाली जो जनरेशन थी उनमें भी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, कैंसर, स्किन कैंसर ही देखे गई, जनरेशन तक इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। इसीलिए ये एटॉमिक बॉम्ब्स कितने ज्यादा हार्मफुल हैं, कितने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, है ना। ओके, thank you so much chat for the super chat, thank you so much। ओके फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर हमने हिंदी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको हिंदी के वीडियोस मिल जाएंगे। हमने 2-3 वीडियोस हिंदी के सिलेबस के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं फॉर व्याकरण एंड फॉर लिटरेचर ऑल्सो, तो आप चैनल पर जाके वो वीडियोस देख सकते हो अगर आपको अभी उनको रिवाइज करना है। अदरवाइज हम कल क्षितिज एंड व्याकरण को तो रिवाइज करेंगे ही, ठीक है। यस, ओके यस, कल हम करने वाले हैं क्षितिज की रिवीजन एंड व्याकरण की हम रिवीजन करेंगे। चैनल पर हिंदी के वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे चैनल पर हिंदी का कंटेंट अपलोडेड नहीं है, हमने हिंदी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप चैनल पर जाके सर्च कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप अभी उनकी रिवीजन करना चाहते हो तो। अदरवाइज कल हम क्षितिज वाली बुक की पूरी रिवीजन करेंगे एंड व्याकरण की भी रिवीजन करेंगे, ओके। यस, तो हमने अपने कृतिका के तीनों चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो अभी आप पूछ सकते हो लाइव चैट में and then we will end the session। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगी सेशन ओवर होती है। ये सेशन जैसे ही ओवर होगा, ये सारे चैप्टर की जो समरी की हमने पीडीएफ बना रखी है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। कल कितने बजे सेशन होगा? कल हम करने वाले हैं सुबह ही हम सेशन स्टार्ट कर देंगे, अपनी क्षितिज की रिवीजन करेंगे। टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, एग्जैक्ट टाइमिंग सुबह से हम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि आप पूरा दिन हमारे साथ रिवीजन कर पाओ अपने हिंदी के एग्जाम की, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। फिर हम मैथ्स की भी रिवीजन करेंगे, स्टैंडर्ड मैथ्स की हमने कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। सारे जो आपके मैथ्स के चैप्टर है मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपके 2 एग्जाम बाकी हैं। हमने हिंदी के वीडियोस भी अपलोड करे हुए अपने चैनल पर
एंड जो आपका मैथ्स का एग्जाम है ना 21 मार्च को, उसके लिए आपके पास 3 दिन की छुट्टी है, तो उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, उसमें हम मैथ्स की भी रिवीजन करेंगे। ऐसे ही सेशंस में चैप्टर की चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज मैथ्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ही फ्रेंड्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे सेशन में। एंड हमने सारे जो आपके मैथ्स के चैप्टर है ना, टोटल 14 चैप्टर है आपके मैथ के सिलेबस में, उन सभी के हमने वीडियोस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, सैंपल पेपर भी करा रखा है, ठीक है, पीवाईक्यूज भी करा रखे हैं। तो मैथ का तो पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अदरवाइज ये जो 3 दिन की छुट्टी होगी इसमें भी हम पूरा रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। यस, कल हम करेंगे हिंदी, क्षितिज एंड व्याकरण, उसमें आपका राइटिंग सेक्शन भी हो जाएगा। रजत कहाँ है? रजत भी अपने हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बिकॉज टाइम कम है तो सभी अपनी हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग एंड वो कल के सेशन में ज्वाइन करेगा। ओके, यस। विल नॉट डू कोर्स बी, हम कोर्स बी तो नहीं करते हिंदी का, अब हमारे चैनल पर सिर्फ हिंदी कोर्स ए होगा। वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, यस, कल हम पूरा दिन रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले क्षितिज के सारे चैप्टर्स करेंगे हम, फिर हम जितने जो आपकी पोएम्स वगैरह पद्य पाठ है उसको करेंगे, एंड देन व्याकरण करेंगे, एंड जो आपका राइटिंग सेक्शन है ना उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल पूरी आपकी हिंदी की रिवीजन हो जाएगी। ओके, यस। आप सभी का एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत इजी पेपर था, एंड एवरीवन, सभी का जो मोस्ट ऑफ द जो फ्रेंड्स है उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया है। एंड अभी आपके पास ये 2 एग्जाम और बाकी है, हिंदी एंड मैथ्स, इनमें पूरी अपनी मेहनत करना, बिकॉज परसेंटेज सारे सब्जेक्ट से कैलकुलेट होगी ना, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अभी 2 एग्जाम बाकी हैं, तो इनमें भी आपको पूरी मेहनत करनी है। ओके, ठीक है। यस, कल हम करेंगे हिंदी व्याकरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कल जब रिवीजन कर रहे होंगे साथ साथ में ही प्रैक्टिस कर लेंगे। व्याकरण के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम जब रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, यस, पीडीएफ का लिंक आपको सेशन के बाद में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, कोई भी आपका डाउट है इन चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं इन द लाइव चैट। यस, तो बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूं, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे रीजंस हैं। यहाँ पर बेसिकली बताया गया ना कि यहाँ पर देखो कारण, कौन से ऐसे कारण है जिस वजह से जो लेखक हैं वो लिखते हैं। वाई डज, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो जो राइटर्स हैं वो क्यों लिखते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक के लिखने का कारण क्या है, जो कारण जो रिस्पॉन्सिबल है, द रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल, वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली आप बताओगे कि 2 टाइप के जो 2 कारण है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसके लिए उस वजह से जो कारण, उस वजह से जो लेखक हैं वो लिखते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, ठीक है। पहला तो है कि आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने के लिए, ठीक है, जो उनकी इनर क्यूरोसिटी है, जो थॉट प्रोसेस है उसको लिखने के लिए, समझने के लिए, इसलिए वो लिखते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब बाहरी दबाव भी है जो मैटर करता है, जैसे संपादक का आग्रह, ठीक है, संपादकों का आग्रह, जो पब्लिशर्स होते हैं वो भी थोड़ा प्रेशर डालते हैं लेखक पर कि हमें ये चीज पब्लिश करनी है, ये हम पब्लिश करेंगे अपने न्यूज़पेपर पर, तो उनका भी थोड़ा दबाव होता है, ठीक है। देन आर्थिक आवश्यकता भी होती है। अब ऑब्वियसली लेखक लिख रहे हैं तो उनसे उनको पैसे भी अर्न करने, तो आर्थिक आवश्यकता भी होती है। तो ये बाहरी दबाव है, लेकिन ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, ज्यादा जो मायने रखता है, दैट इज बेसिकली जो उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस है, जो उनकी क्यूरोसिटी है, ठीक है, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है जिस वजह से जो लेखक हैं वो लिखते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, तो कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यस, यस, साना ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इन सभी के लेखक लेखिका के नेम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने हर एक चैप्टर के लेखक लेखिका के नाम हमने डिस्कस करे। जैसे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल, इसके लेखक का नाम है शिव पूजन सहाय, एंड देन दूसरा साना हाथ जोड़ी, उसका लेखिका का नाम है मधु कांकरिया। यू कैन रिमेंबर मी एंड देन यू कैन रिमेंबर द नेम ऑल्सो। ओके,